हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला है उसमें आपकी फ़ीडबैक जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो टाइम पे जो है वो अपनी असाइनमेंट्स वगैरह जो है वो सबमिट नहीं करवा रहे। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो टाइम से अपनी जो है असाइनमेंट वगैरह जो है वो सबमिट करवाएं और ऑनलाइन जो है वो ग्रुप में हुआ करें ताकि जो है इस ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले को हम जो है मज़ीद बेहतर बना सकें। तो आज जो है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशंस अबाउट केवीएल एंड केसीएल। ठीक है जी, कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो कैलकुलेशंस हैं, वो आज हम करेंगे। और ये पेज नंबर 80 के ऊपर है। ठीक है, आपके बुक के जो पेज नंबर 80 है उसके ऊपर आपको ये कैलकुलेशंस मिल जाएंगी, जिसकी आज मैं एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो आपके सामने करूँगा। और बाकी की जो 2 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है जी, न्यूमेरिकल नंबर 3 तक वो सेम इसी तरह से ही हैं, तो वो आपने खुद करनी होगी। तो अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो उसमें आप ग्रुप में जो है वो ऑनलाइन होकर डिस्कस कर सकते हैं। तो आपके लिए सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल पढ़ देता हूँ। वो क्या कह रहा है, इन द सर्किट शो, ये जो दिखाया गया सर्किट है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर में से करंट की वैल्यू मालूम करें, करंट का मैग्नीट्यूड मालूम करें कि हर एक रजिस्टर में से करंट की वैल्यू कितनी है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज नेग्लेजिबल। जबकि ये जो सेल्स लगे हुए हैं या जो बैटरीज लगी हुई हैं सर्किट के अंदर, इनकी रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लेजिबल है, उसको नज़रअंदाज कर रहा है। सर्किट में इसकी रेजिस्टेंस को आपने काउंट नहीं करना। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, करंट का मैग्नीट्यूड, यानी कि हर रजिस्टर के अंदर करंट की कितनी वैल्यू है, कितना करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, प्लस करंट की डायरेक्शन मालूम करनी है कि करंट रजिस्टर में बहने वाली करंट की डायरेक्शन क्या है। फर्ज किया जैसे ये 4 ओहम का रजिस्टर है, तो 4 ओहम के रजिस्टर में जो करंट है, ठीक है जी, वो किस डायरेक्शन में बह रहा है, ए से बी की तरफ डायरेक्शन है उसकी या बी से ए की तरफ डायरेक्शन है। ठीक है जी, तो हमने तमाम रजिस्टर्स में से जो गुजरने वाली करंट है, जो करंट का फ्लो है, उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी वैल्यू के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो जब भी किरचॉफ लॉ के साथ न्यूमेरिकल्स को सोल्व किया जाता है तो करंट की डायरेक्शन को जो है वो सपोज कर लिया जाता है। सबसे पहले उसकी करंट की डायरेक्शन को सपोज कर लेते हैं। तो ये बात याद रहे कि जब भी हम क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन को सपोज करते हैं जो है कैलकुलेशंस को सोल्व करने के लिए, तो हमेशा जो कन्वेंशनल करंट है उसको जो है वो सपोज किया जाता है। ठीक है, 2 तरह की करंट्स हमने पढ़ी थी, एक थी इलेक्ट्रॉनिक करंट, दूसरी थी कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट क्या थी, कन्वेंशनल करंट ऐसी करंट थी जो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो सपोज की जाती है। ठीक है जी, सेल या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अगर हम करंट के फ्लो को जो है वो सपोज करें, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है जी, ये कन्वेंशनल करंट है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या थी, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या थी, अगर जो कि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, तो जाहिर बात है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब दो सर्किट के अंदर 2 मैशेज हैं। ठीक है, एक मैश ए बी डी ए है और दूसरा मैश जो है वो बी सी डी है। तो दोनों मैशेज के अंदर हम क्या करते हैं, करंट के फ्लो को सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे मैश ए बी डी है, यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, कन्वेंशनल करंट को जो है वो सपोज कर लेते हैं कि सेल के या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट जो है वो गुजर रही है। ठीक है जी, इसी तरह से जो दूसरा मैच है बी सी डी, इसमें भी हम क्या करते हैं, करंट को जो है वो सपोज कर लेते हैं। और कौन सा करंट सपोज करेंगे कि इसमें भी जो है कन्वेंशनल करंट जो है वो फ्लो कर रही है। तो कन्वेंशनल करंट क्या होती है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो करंट फ्लो करती है उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट।
तो यहाँ पे भी सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो करंट का फ्लो जो है उसको सपोज कर लिया जाएगा। अब हम क्या कहते हैं जी कि इस बैटरी से जो करंट फ्लो कर रही है या निकल रही है वो करंट क्या है जी I1। तो रजिस्टर नंबर 4 के अंदर जो करंट गुजरेगी वो I1 होगी। इसी तरह जो इस दूसरी बैटरी या दूसरे सेल जो कि 2 वोल्ट का है, यहां से जो करंट जो है वो निकल रही है, यहाँ जो करंट के फ्लो की वजह बन रही है वो करंट क्या है जी यहाँ पे I2, ठीक है जी। और इसका मतलब कि जो 5 ओम का रजिस्टर है इसमें से जो करंट फ्लो कर रही है वो I2 है। अब क्या होगा, क्योंकि करंट ये वाली भी बी पॉइंट की तरफ आ रही है और यहां से ये वाली करंट जो है वो भी क्या आ रही है, बी पॉइंट की तरफ आ रही है। दोनों करंट्स बी पॉइंट की तरफ आ रही है और बी पॉइंट से आगे वो 10 ओम के रजिस्टर की तरफ जा रही है। तो यहां से इस पॉइंट से जो करंट आउट हो रही है वो इनके एडिशन के बराबर होगी, ठीक है। यहां से I1 आ रही है, इस सी पॉइंट से क्या आ रही है, I2 आ रही है। तो दोनों करंट्स यहां पे इकट्ठी हो रही हैं। KCL पढ़ा था, ठीक है। एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स, ठीक है। तो सम ऑफ एंटरिंग करंट्स क्या है, I1 और I2 इस बी के अंदर एंटर हो रही है और यहां से आउट क्या हो रही है, दोनों का सम जो है वो इसके अंदर से आउट होगा। तो 10 ओम का रजिस्टर जो है इसमें से जो करंट गुजर रही है वो I1 प्लस I2 के इक्वल है, ठीक है जी। दोनों करंट्स इसके अंदर इकट्ठी हो जाएंगी, मिल जाएंगी, सम अप हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी दोनों लूप्स पर, ठीक है, या दोनों मैशेस पे हम क्या करेंगे, जो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा देंगे। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है कि किसी भी लूप या मैश के जितने भी रजिस्टर्स होते हैं उन रजिस्टर्स का वोल्टेज ड्रॉप का सम उस मैश को, उस लूप को दिए गए टोटल वोल्टेज के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, जो इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, दोनों का सम इसको दिए जाने वाले टोटल वोल्टेज के इक्वल है, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालते हैं, वोल्टेज ड्रॉप हमें पता है कि V बराबर है IR, के किसी भी रजिस्टर की करंट और उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो उस रजिस्टर के अक्रॉस जितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे होते हैं वो हमें मालूम हो जाते हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे जो 4 ओम का रजिस्टर है इसके वोल्टेज ड्रॉप कितने होंगे, 4 और I1, यानी कि इसमें से गुजरने वाली करंट को इसकी रेजिस्टेंस के साथ ज़रब दे दी, 4 ओम की रेजिस्टेंस को I1 के साथ ज़रब दे दी, तो जो 4 ओम का रजिस्टर है इसके वोल्टेज ड्रॉप आ गए। उसके बाद इस मैश के अंदर हम, अच्छा देख लें जी मैश कौन सा सोल्व कर रहे हैं हम, मैश ABDA ये वाला मैश सोल्व कर रहे हैं, ठीक है जी। और इस मैश के अंदर ये दूसरा 10 ओम का रजिस्टर है, तो 10 ओम का रजिस्टर के साथ इसमें कौन सी करंट गुजर रही है, इसमें करंट गुजर रही है I1 प्लस I2, तो इनका एडिशन को 10 के साथ ज़रब दे दी तो इसके भी वोल्टेज ड्रॉप होंगे, ठीक है। अब अगर देखें जो 10 ओम का रजिस्टर है इसमें जो करंट है, दोनों मैशेस की करंट यहाँ पे उनकी डायरेक्शन सेम है। जो मैश ABDA है, ये वाला जो मैश है इसमें भी करंट की डायरेक्शन B से D की तरफ है, ऊपर से नीचे की तरफ है। और जो दूसरा मैश है BCDB, इसमें भी जो करंट की डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे की तरफ है, यहाँ से कन्वेंशनल करंट ऊपर से नीचे की तरफ है। तो दोनों मैशेस की करंट जो है वो रजिस्टर नंबर 10 के अंदर जो है ऐड हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक मैश की करंट क्या है, उसकी डायरेक्शन B से D की तरफ है और दूसरे मैश में करंट की डायरेक्शन जो है वो रजिस्टर नंबर 10 के अंदर D से B की तरफ है, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट नहीं है बल्कि सेम डायरेक्शन है। इस मैश में भी करंट की डायरेक्शन B से D की तरफ है, ऊपर से नीचे की तरफ, और इस दूसरे मैश में भी जो करंट की डायरेक्शन है वो B से D की तरफ है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो रजिस्टर नंबर 10 ओम का जो रजिस्टर है उसमें करंट की डायरेक्शन दोनों मैशेस में सेम है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव की अलामत आएगी 10 ओम के साथ। लेकिन अगर क्या होती है, डायरेक्शन फर्क होती है। मिसाल के तौर पर जो पहला मैश है उसमें जो है करंट की डायरेक्शन B से D की तरफ होती,
और जो दूसरा मैश है उसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो डी से बी की तरफ होती, यानी कि दोनों की करंट की डायरेक्शन क्या होती, डिफरेंट होती, ऑपोजिट होती। तो फिर यहाँ पे माइनस की अलामत आनी थी, 10 ओहम का जो रजिस्टर है उसके साथ माइनस की वैल्यू आनी थी। ठीक है, तो अभी हमने पॉजिटिव लगाई है क्योंकि करंट की डायरेक्शन दोनों मैशेस के अंदर, दोनों लूपिस के अंदर सेम है। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, तो इस मैश के वोल्टेज ड्रॉप आ गए, उनका सम आ गया, तो दिए जाने वाले टोटल वोल्टेज के इक्वल है। टोटल वोल्टेज इसका कितने हैं जी 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4i1 के साथ होगा, इसी तरह 10i1 के साथ होगा 10i1, 10i2 के साथ होगा 10i2 इज इक्वल टू 4, 10 प्लस 4 14, 10i2 इज इक्वल टू 4। अब यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 7 जार 14 प्लस 5 जार 10, i2 इज इक्वल टू i4। अब यहां पे क्या होगा, 7i1 प्लस 5i2, 2 यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 जार 4 प्लस 5i2, और यहां पे जो रिमेनिंग है वो 2 है, तो इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 का इसको हमने नाम दे दिया। अब हम जो दूसरा मैश है उसको सोल्व करते हैं। दूसरा मैश क्या है जी, मैश बी सी डी बी, बी सी डी बी। तो यहां पे हम क्या करेंगे, उसी तरह से यहां पे इसके वोल्टेज ड्रॉप क्या होंगे, इसके अंदर करंट जो गुजर रही है वो I2 है, रजिस्टर क्या है 5, तो 5 को I2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके हमारे पास क्या आ जाएंगे, जो है वोल्टेज ड्रॉप आ जाएंगे। उसके बाद ये जो 10 ओहम का रजिस्टर है, अब यहाँ पे भी देखें दोनों मैशेस के अंदर जो है वो करंट की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव 10, और करंट क्या है I1 प्लस I2, और इसको दिए जाने वाले टोटल वोल्टेज कितने हैं जी 2, तो इज इक्वल टू 2 आ गया। 10i1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 10i2 के साथ होगा, तो क्या आ जाएगा जी, I2 और I2, 10i2 और 5i2, 15i2। अब यहां पे जो है वो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से I2 को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो इसको साकत करने के लिए, I2 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 2 1 जो है उसको जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, I2 के साथ 15 आ जाएगा, 5 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे भी 15 है। तो जब दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो I2 यहाँ से क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से साकत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सिर्फ जो है वो इक्वेशन के अंदर I1 बचेगा जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1